कि ईरानी ये इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पे कि ये तो यार अमेरिकन बिके हुए हैं, अमेरिकन के हाथों बिक गए, ये तो अमेरिकन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। यहां पे अमेरिकन क्या बोल रहे हैं कि तो चाइनीज के हाथों बिक गए। इसको देख के आपको लगेगा ईरान जीत गया, ईरान ने बहुत बड़ा तीर तुक्का मार दिया। यस, टू अ सर्टेन लेवल ईरान हैज मैनेज्ड टू इवेड द ब्लॉकेड। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? खड़ग आइलैंड जो है उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कैपेसिटी, अब ईरान तेल निकाल रहा है, अपना तेल निकाल रहा है और वो खड़ग आइलैंड में भेज रहा है। अब वो खड़ग आइलैंड में भेज रहा है जब तेल, तो वहां पे एक सर्टेन कैपेसिटी है, कुछ मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी होगी और वो कैपेसिटी ऐसी बनाई गई है कि साहब ये कैपेसिटी है देखिए ईरान की, और यहां से ईरान आगे तेल भेजेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बन नहीं रही है, और ईरान जो है वो डायरेक्टली उंगली उठा रहा है किसके ऊपर? वो उंगली उठा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। कहता है कि पाकिस्तान वफादार नहीं है। हमसे पूछ लेते ये बात तो हम आपको बता देते, इसमें कौन सी नई बात है कि पाकिस्तान वफादार नहीं है, पाकिस्तान धोखेबाज है। सेइंग पाकिस्तान इज टिल्टेड टुवर्ड्स द अमेरिकन। भाई जिससे पैसा लिया उसकी तरफ तो टिल्ट करेगा कि आपकी तरफ टिल्ट करेगा? How much money has Iran given to the Pakistanis? How much? How much free oil have you given to the Pakistanis? What facilities and what kind of dollars have you given to the Pakistanis? And if your answer is nothing, then expect nothing from the Pakistanis. दोस्तों, Iran accuses Pakistan of double game, targets Asim Munir over pro-US tilt. The cracks in Pakistan's peace broker image are now impossible to ignore. Iranian state media this week launched a sharp public attack on Pakistan's Army Chief General Asim Munir, accusing Islamabad of playing a double game in the US-Iran nuclear talks, tilting towards Washington while maintaining private access to Iranian leadership. अलग-अलग स्टेट मीडिया पे, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया पे अब ये बातें होने लगी हैं कि आसिम मुनीर ने धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया। कोई भी मेरे पुराने वीडियो जाके देखे दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो, आपको पता लग जाएगा मैंने खुल के बोला है पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए मेरा पुराना वीडियो। जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। सीधी बात है, और यह बात मैं 50 बार बोल चुका हूं, तो एक वीडियो है, 50 बार बोल चुका हूं, इनकी फितरत में है। They will betray Iran. देखिए ईरानी क्या कहते हैं? The broadside aired during a televised debate on the Student News Network has exposed a serious breakdown in trust between the two neighbors at the worst possible time for Pakistan. एक बात ध्यान रखिएगा, ईरान में मीडिया इज स्टेट कंट्रोल्ड। वहां पे ये नहीं है कि कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी की तनकीद कर रहा है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है। ईरान में ये सब नहीं चलता। ईरान में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, ये अंगूठे के नीचे रहता है, और जो भी बोला जाता है वो सैंक्शनड है। इस बात को आप मान के चलिए, ईरान में जो बोला जाता है वो सैंक्शनड है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अपने व्यूज वहां पे, अपने व्यूज वाले को ये फिर अंदर कर देते हैं सीधा। An CNN analyst put it bluntly, according to the plan we had, Asim Munir came to Tehran, received our message, and this message was supposed to be delivered to the American side, which he must have done. But as far as I know, and as far as we have discussed at high levels, we have not yet received a response as to whether this message was accepted or not. I would even say that even if we do receive a response, he will return to Islamabad and the other party will say, well, I don't accept this at all. पहली बात, आसिम मुनीर ने वो मैसेज दिया अमेरिकन को, और अमेरिकन ने उसको एक्सेप्ट करा। आसिम मुनीर ने, यानी कि पाकिस्तान ने, ईरानियों को बताया नहीं। ये क्यों था 4 दिन, किसी को नहीं पता। Why the hell he was in Tehran, nobody knows. ये गए थे, बेसिकली मैं आपको बताता हूं जितनी मेरी इसमें एनालिसिस है, ये गए थे अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। जहां तक दोस्तों मुझे पता है, जो मीडिएशन करता है ना, ही शुड बी न्यूट्रल। अच्छा, आपका ये पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है, आपस में आके बात कीजिए। हम गारंटी ले रहे हैं, आप आपस में बात कीजिए, कोई बात नहीं। दैट इज द जॉब ऑफ अ मीडिएटर। ये सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर, ये सिर्फ सलाहें दे रहे हैं ईरान को अमेरिकन के सामने। तो सर, आपने देखा ना शहबाज शरीफ को, सर ये है,
औकात असली. Tehran stated that General Munir visited Iran, collected a 10-point proposal intended for the American side and delivered it, but Iran has received no response whatsoever. अब आसिम मुनीर ने इनको बाद में ये बोला कि जी मैंने तो दे दिया अमेरिकन को, अब अमेरिकन जवाब नहीं दे रहे. अमेरिकन जवाब नहीं दे रहे तो जिस तरीके से भाई साहब आप तेहरान गए थे, आप जाइए वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में जाइए, आपका तो दोस्त है बहुत अच्छा डोनाल्ड ट्रंप, आपका तो बिल्कुल भाई है, सगा भाई है. आप जाके बोलिए उसको कि साहब वो ईरानियंस पूछ रहे हैं क्या जवाब है, आपने करा, आपने नहीं करा. क्यों नहीं करा? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करा. दोस्तों यहां पे विश्वास टूटता है, यहां पे भरोसा टूटता है. ये बंदा जो है ना, ये ईरानियन, इसी ने ये सब बातें बोली हैं, इसलिए मैंने इसकी फोटो लगा रखी है. राइट. अब दोस्तों हुआ ये कि ईरानियों से इन्होंने पॉइंट लिए, राइट, और ये कहते हैं बाद में जाके इन्होंने अमेरिकन को डिलीवर कर दिया. दैट इज व्हाट ही हैज टोल्ड द ईरानियंस कि मैंने दे दिया. चलो इन्होंने दे दिया, वेरी गुड. अब उसके ऊपर कौन काम करेगा? तो ये क्या सिर्फ कुरियर बॉय है आसिम मुनीर? ये कुरियर बॉय है? पाकिस्तानी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे टेलीविजन पे यार कि अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बिल्कुल इंडिया से आगे चली गई है और पाकिस्तान की थैंक गॉड इंडिया इसमें बीच में नहीं पड़ा. और जिस इंडियन को ये शिकायत है कि यार भारत ये क्यों नहीं करवा रहा, थैंक गॉड नहीं करवा रहा भारत. देखिए इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कि पाकिस्तान जैसी दलाली नहीं करता भारत. बहुत अच्छा बोला. दोस्तों एक बात मैं आपको ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, कल अगर सीज फायर हो जाता है, कल अगर दोनों हाथ मिला लेते हैं, एक तरफ मसूद पेज़ेश्कियां, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के अंदर सामने शहबाज शरीफ खड़ा है मुस्कुराता हुआ, वहां पे आसिम मुनीर अपने दांत दिखा रहा है, सब कुछ हो जाता है. उसके बाद फिर पाकिस्तान को उल्टा सीधा लोग बोलेंगे एंड में. मैं आपको बता रहा हूं, आज आप लिख लीजिए, इसमें पाकिस्तान फिर आज से 2 साल के बाद एक पॉडकास्ट में ख्वाजा आसिफ बोल रहा होगा कि अगेन पाकिस्तान हैज वंस मोर बीन यूज्ड एज टॉयलेट पेपर. But this time it was not just the Americans. It was the Americans and the Iranians. Both have used Pakistan as toilet paper. आप जब बहुत डेढ़ शाणे बनने की कोशिश करते हो तब आप फंसते हो, और पाकिस्तान इसमें फंस गया. Iranian analysts further alleged that Pakistan has since buried Tehran's framework entirely and is now pushing 15 to 16 new demands on Washington's behalf, a posture they say reveals where Islamabad's loyalties truly lie. साफ सीधी बात है. हम जो बोल रहे हैं, देखिए ना, बात यह है, आप समझिए इसमें पाकिस्तान गेम क्या खेल रहा है. बात यह है कि Iranians and US people, ठीक है, Iranians and the US, they are not talking to each other. On the face of it, they are not talking to each other. ठीक है जी. अब बीच में लाए पाकिस्तान को. अब इरानियंस की भी मजबूरी है बात करना, ऐसी बात नहीं है. इरानियंस की भी मजबूरी है अमेरिकन से बात करना, अमेरिकन की भी मजबूरी है इरानियन से बात करना. अभी जो पाकिस्तानी बीच में आए हैं वो अमेरिकन के कहने पर आए हैं, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करें. अगर कल ईरानी ये बोलते हैं कि चलो आपको हमसे सीज फायर करना है ना, कोई डील तो साइन करोगे, कभी ना कभी तो हमें मिलना पड़ेगा, एक काम करते हैं, चलो गिले शिकवे माफ, कतर में मिलते हैं. गिले शिकवे माफ, कतर में मिलते हैं. फिर क्या होगा दोस्तों? सिर्फ पाकिस्तान का ईरान ही नेबर नहीं है, पाकिस्तान का नेबर अफगानिस्तान भी है. और जो दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे वो कतर में साइन हुए थे. दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, और वो हुए थे तालिबान और अमेरिकन के बीच में. उनकी 20 साल की जंग थी. 20 साल की जंग के बाद अगर कतर में बैठ के वो लोग डील साइन कर सकते हैं, तो फिर दूसरी डील ये कतर में बैठ के क्यों नहीं कर सकते? क्या इसलिए क्योंकि ईरान ने कतर के ऊपर भी मिसाइल मारी थी? वो बोलेंगे गिला शिकवा माफ, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बाद में देख लेंगे, हम आपकी भरपाई कर देंगे, जो हो गया लड़ाई में हो गया, अब एक काम करिए यहां पे बैठ के कर लेते हैं. क्योंकि बात यह होती है कि इवन ए वन पार्टी सेज दैट कि यार जो मीडिएटर है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है. Nobody can say about the Qataris that we don't trust them. Nobody can say about the Qataris that they have. See, Qataris have a certain way of doing things, right? And they are good diplomats. I'll grant that at least to the state of Qatar. They are good diplomats. They know where to draw the line. They know where not to get directly and personally involved. They know these nuances. The Pakistanis have no clue. They've never done this kind of thing before. कभी किया नहीं. अब डिप्लोमेट के काम के चलते आपने फील्ड मार्शल को भेज दिया. 1 महीना 2 में फंस गया वो बीच में. अब वो अमेरिकन की चिट्ठियां लेकर जा रहा है लाइक अ कुरियर बॉय कि जी ये बोला ये बोला. अब ईरानियंस क्या बोल रहे हैं? इज नाउ पुशिंग 15 to 16 न्यू डिमांड्स. अब नई डिमांड्स आ गई अमेरिकन की, और इसको बोला गया आसिम मुनीर को कि तुम जाके ईरानियों को कन्विंस करो. डिप्लोमेसी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि दूसरी साइड को कन्विंस करो कि हमारे पॉइंट मान जाए. इसीलिए तो बुलाया था उसको. भाई व्हाइट हाउस में लंच क्यों करवाया था? अब बिल दे रहा है पूरा पाकिस्तान, अब बिल दे रहा है. और इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को क्या बताया था कि हम लोग तो ऐसे डिप्लोमेसी के मैदान में आ गए हैं कि अब पाकिस्तान में लोग आएंगे और बोलेंगे हमें पाकिस्तानी सिटीजन बनना है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है. ये चूरन बेच रहे हैं अपनी आवाम को. ये
China's client, former US NSA questions Pak role in Iran talks. Former US National Security Advisor H.R. McMaster has cast doubt on Pakistan's role in Iran-related diplomacy, describing it as a client of China and warning of ulterior motives in its mediation efforts. अब ये देखिए दोस्तों, इसको मैं कहता हूं MFD. MFD एक बीमारी है which is very typical to Pakistan. This is multiple father disorder. Multiple father disorder. पिछली स्लाइड में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ईरानी ये इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पे कि ये तो यार अमेरिकन को बिके हुए हैं, अमेरिकन के हाथों बिक गए, ये तो अमेरिकन की लैंग्वेज बोल रहे हैं. यहां पे अमेरिकन क्या बोल रहे हैं कि तो चाइनीज के हाथों बिक गए. आप समझ रहे हैं? यानी कि इवन द अमेरिकन डोंट ट्रस्ट. और ये एनएसए, फॉर्मर एनएसए है एचआर मैकमास्टर. और आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका में सिर्फ ऐसे ही समझता है. ये ऐसे कई लोग हैं जो अमेरिका में समझते हैं कि पाकिस्तान कईयों के हाथ बिका हुआ है. अगर कोई एक, जैसे नॉर्थ कोरिया चाइना के हाथ बिका हुआ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की एक खासियत है कि और किसी के हाथ नहीं बिका हुआ. उसको सिर्फ चाइना कंट्रोल कर सकता है. पाकिस्तान को जो पैसा दे वो कंट्रोल कर रहा है. कल कतर दे दे, कतर नचा देगा. सऊदी दे दे, सऊदी नचा देगा. देश मुल्क छोड़िए, आईएमएफ नचा देता है उनको भाई, वर्ल्ड बैंक नचा देता है. ये हाल इनके. I think what you have to do is consider Pakistan as certainly a client of the Chinese Communist Party, McMaster told IANS in an exclusive interview when asked about the role of Pakistan in mediating between the US and Iran. Given the context, McMaster suggested Pakistan's offer to broker talks may not be neutral. There is probably an ulterior motive here in offering their good offices to broker these talks. My experience with the Pakistani army has been one of great disappointment. ये फौजी है by the way, जो बाद में NSA बना. ये फौजी है with more than 40 years of military experience on all that. फिर then he was the NSA. And he is saying that ये डबल गेम खेलते हैं पाकिस्तानी, ये सारे अमेरिकन फौजी at the top. हाँ, Americans enjoy these kind of double games when the Pakistanis are backstabbing somebody after taking American money. But then they feel sad when Pakistanis backstab the Americans. Because in the end, the Pakistanis will backstab everybody. That is what they do. And this is not me saying it, by the way. This is not Gaurav Arya. This is H.R. McMaster, former NSA, saying that it is a client state. He accused Pakistan of pursuing a dual-track approach in security cooperation. Pakistan often offers to be your friend and to assist in counterterrorism efforts, while at the same time they are supporting your enemies. This is what they did. ये अमेरिका से पैसे लेके तालिबान वालों को जेल में डाल देते, फिर तालिबान वालों से पैसे लेके कुछ और मदद लेके अमेरिका के ऊपर अटैक्स करवा देते. ये यही काम करती पाकिस्तानी फौज. This is how they make money. And this is what H.R. McMaster says about Pakistan. बीबीसी से हमने ये न्यूज लिया. ईरान says it has seized 2 ships in the Strait of Hormuz. अब ये कल की खबर है दोस्तों. ईरान नेवी said 2 कार्गो शिप्स उन्होंने पकड़ लिए हैं. Noor News, affiliated with Iran's Supreme National Security Council, said the Islamic Revolutionary Guard Corps opened fire on the first ship, which it called the Epaminondas, after it had ignored warnings of the Iranian armed forces. A second ship named Euphoria was then stopped after being fired upon, followed by the targeting of a third vessel, the MSC Francesca. The interceptions came hours after US President Donald Trump extended the 2-week ceasefire. साफ सीधी बात है, ईरान कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये जैसे ही ट्रंप ने बोला कि सीज फायर, अब ट्रंप ने ये तो नहीं बोला कि मैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, उसने खुला छोड़ दिया सीज फायर. द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर सॉ दिस ओपन एंडेड सीज फायर एज अ साइन ऑफ वीकनेस. दे सेड कि कमजोर पड़ गया, ठोको अभी. तो इन्होंने ये सब कर दिया है. The IRGC did not mention the Panama flagged Euphoria in its statement, and it's unclear who targeted it. Data showed ship owned by a UAE-based company had Jeddah in Saudi Arabia's its destination. तो यहां पे ये Epaminondas, MSC Francesca and Euphoria, इस जगह इन्होंने ईरानियन वाटर्स के आसपास इन्होंने घेर लिया तीनों जहाजों को. यहां पे 34 Iran tankers slipped past US Hormuz blockade with over 900 million in oil. US President Donald Trump has claimed that America totally controls the Strait of Hormuz, that the blockade strategy had been a tremendous success, and that the embargo would not be lifted unless a final deal with Iran was reached. However, according to Financial Times report, at least 34 tankers with links to Iran have transited past the US blockade. So far, only 1 container ship in the Gulf of Oman has been detained by US forces. अब तो दोस्तों यहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि 34 शिप्स, 34 जो जहाज हैं, इन स्पाइट ऑफ यूएस ब्लॉकेड वो निकल चुके हैं. 34 जहाज जो हैं वो निकल चुके हैं, राइट. और इसमें $900 मिलियन इन ऑयल की बात की जा रही है. अब इशू ये है दोस्तों कि इज इट इनफ फॉर ईरान? ये जो 34 हैं, ये 34 के 34 जो हैं वो ईरानियन तो है नहीं, इसमें और भी जहाज होंगे. दीज आर ऑल नॉट ईरानियन शिप्स.
Among the vessels that left, at least 6 were confirmed to be transporting Iranian crude. अब 6 जो हैं वो Iranian crude, collectively carrying approximately 10.7 million barrels, given that Iranian oil generally trades at a discount to Brent. तो ये कह रहे हैं कि 910 मिलियन का मोटा मोटा तेल जो है इन जहाजों से निकल गया। तो बाकी लोग भी हैं जो जा रहे हैं ब्लॉकेड से निकल के, और ईरानियन जहाज भी हैं। Since the start of the US blockade against ships entering or exiting Iranian ports, US forces have directed 28 vessels to turn around. अच्छा, तो इन वेसल्स को 28 वेसल्स को बोला है कि तुम वापस मुड़ जाओ। अब इसमें गेम क्या है दोस्तों, और अमेरिका गेम क्या खेल रहा है, इसको देख के आपको लगेगा ईरान जीत गया, ईरान ने बहुत बड़ा तीर तुक्का मार दिया। यस, टू अ सर्टेन लेवल ईरान हैज मैनेज्ड टू इवेड द ब्लॉकेड, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? खर्ग आइलैंड स्टोरेज विल बी फुल सून, यूएस मास्टर प्लान। अब यूएस का मास्टर प्लान क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरा, पहले मैं आपको समझा दूं। खर्ग आइलैंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। खर्ग आइलैंड बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ ईरान, जिससे 90% ऑफ ईरान ऑयल वहां से जाता है। वो टर्मिनल है, वहां से 90% ऑफ ईरान का ऑयल जाता है एक्सपोर्ट के लिए, 90%। ठीक है, वहां पे स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, बड़ी भारी सारी सी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, तो वहां से ईरान का तेल जाता है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप ईरानी जहाज रोकेंगे, जो ईरानियन शिप्स हैं, कुछ निकल गए, कुछ आपने रोक लिए, उससे होगा क्या दोस्तों? एक तो ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा, वो एक बात है, लेकिन हर एक स्टोरेज की एक कैपेसिटी होती है। अगर एक ग्लास है, उसके अंदर मानिए कि आधा लीटर पानी आता है, तो आधा ही लीटर पानी आएगा उसके अंदर, 1 लीटर तो आ नहीं सकता, आधा ही लीटर आएगा, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। खर्ग आइलैंड जो है उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कैपेसिटी, अब ईरान तेल निकाल रहा है, अपना तेल निकाल रहा है और वो खर्ग आइलैंड में भेज रहा है। अब वो खर्ग आइलैंड में भेज रहा है जब तेल, तो वहां पे एक सर्टेन कैपेसिटी है, कुछ मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी होगी, और वो कैपेसिटी ऐसी बनाई गई है कि साहब ये कैपेसिटी है देखिए ईरान की, और यहां से ईरान आगे तेल भेजेगा, ईरान आगे अपना तेल भेजेगा, और फिर वो, क्योंकि ईरान आगे अपना तेल भेजेगा तो खर्ग की कैपेसिटी फिर कम होगी, फिर भरेंगे, फिर भेजेगा, तो एक साइकिल चलता रहेगा। अमेरिकन का ये प्लान है कि जब आप ब्लॉकेड कर देते हो तो क्या होता है कि तेल तो निकल रहा है और खर्ग में जा रहा है, जब खर्ग में जा रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा, तो जब कैपेसिटी भर जाएगी खर्ग आइलैंड की, पूरे कंटेनर्स की सारी कैपेसिटी भर जाएगी, तो ये तेल निकाल नहीं पाएंगे अपना। Scott Bessent, Treasury Secretary, इसका कहना है, as POTUS has made clear, the United States Navy will continue the blockade of Iranian ports in a matter of days. Kharg Island storage will be full and the fragile Iranian oil wells will be shut in. Constraining Iran's maritime trade directly targets the regime's primary revenue lifelines. The US Treasury will continue to apply maximum pressure through economic fury to systematically degrade Iran's ability to generate, move, and repatriate funds. Any person or vessel facilitating these flows through covert trade and finance risks exposure to US sanctions. We continue to freeze the funds stolen by the corrupt leadership on behalf of the people of Iran. Or President Donald Trump-led United States administration is confident that blockade of Iranian ports will ultimately make Iran bend, as the chokehold would fill the Kharg Island storage and shut the fragile Iranian wells. अब यही स्टोरी है कि जो खर्ग आइलैंड जो है, जहां पे ईरान अपना ऑयल स्टोर करता है और 90% ईरान का ऑयल वहां से जाता है, अगर आप उसको फुल करवा दोगे तो फुल से ज्यादा तो हो नहीं सकता, उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है, और बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि यहां पे अमेरिकन ब्लॉकेड है। कुछ निकल जाएगा, चलो कुछ निकल गया, 10 जहाज भेजे, 10 में से 2 निकल गए, 2 भी अगर निकल गए तो फिर पूरा का पूरा जो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर ईरान का वो कोलैप्स कर जाता है। यह अमेरिका का गेम प्लान है, और इसी के बारे में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट किया है। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।